नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारी गेस्ट हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर मीनू जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है मीनू जैन जी आपका। और आपके साथ मैं पिछले 2-3 सालों से प्रोग्राम्स कर रहा हूं और आज ऐसा मौका मिला कि मैंने आपको अपने चैनल पे इनवाइट कर ही लिया। सिटीजन वॉइस शो, जनता की आवाज, आवाम की आवाज, हम सबकी आवाज। कांग्रेचुलेशंस आपको, आपका नया चैनल शुरू किया। जी, थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने दर्शकों से और अपने पैनलिस्ट से ये गुजारिश करता हूं कि सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि जनता की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है। हमारा काम तो जनता तक मैसेज पहुंचाना है। उसको आप कैसे समझें, कैसे करें, वो आप पर है। आज की चर्चा उत्तराखंड पर है, क्योंकि मीनू जैन जी उत्तराखंड के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं। उत्तराखंड में एक पेपर लीक का मामला आया, बेरोजगारी का मामला है और बहुत सारी चीजें हैं। पेपर लीक का मामला आया 21/9 को। एक उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये एक वहां की बोर्ड है, जो कमीशन है, जो एग्जाम्स होल्ड करता है एम्प्लॉइज रखने के लिए। आपको पता है कि पहाड़ों में कारोबार, बिजनेसेस कम लगते हैं, लोगों के जो चीजें हैं वो कम होती हैं, लोगों के पास साधन कम होते हैं, तो सरकारी नौकरियों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। यहां तक ये कहा जाता है कि लड़का अगर सरकारी नौकरी में है तो शायद उसकी शादी जल्द ही हो जाए। अगर वो सरकारी नौकरी में नहीं है, परमानेंट नौकरी नहीं है, तो उसको घर परिवार बसाने की भी आजादी नहीं। तो ये हम लोगों को देख लेना चाहिए। तो अब ये इसमें एक कई पेपर लीक्स की खबरें उत्तराखंड में निकल के आ रही हैं। जनरेशन जी जिसको बोला जाता है, नेपाल के आंदोलन के बाद ऐसा लगा कि जनरेशन जी खड़ी हो गई उत्तराखंड में, और कुछ नए नेता उसमें प्रकट हो गए। और फिर पुष्कर धामी साहब की एंट्री होती है। वो उस धरने पे जाते हैं और जो एसआईटी इंक्वायरी चल रही थी, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती, वो कहते हैं कि देखिए, हम आपको सीबीआई जांच का आदेश करा देते हैं, आप ये धरना उठा लीजिए। एक तरीके से विजय की उद्घोषणा होती है। और जो उस आंदोलन को चला रहे थे, पेपर लीक वाले मामले को, वो कहते हैं कि इसमें सीबीआई की जांच के अलावा हमारी 3 और मांगे हैं, क्योंकि कई पेपर लीक पिछले 4 साल से हो रहे हैं, तो एज लिमिट को 4 साल बढ़ाया जाए। क्लॉज 5, जिसमें एक भी क्वेश्चन उस पेपर में डिजिटल या फिजिकल माध्यम से अगर वो बाहर निकलता है एग्जाम के दौरान, तो उस पेपर को निष्क्रिय माना जाना चाहिए। और भी ऐसी कई मांगे वहां के युवा करते हैं। तो धामी साहब कहते हैं ठीक है, मैं देख लूंगा, कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और उनसे पहले पूर्व में रहे चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र रावत इस पर एक कहते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सजग है, बहुत सुलझी हुई है और युवाओं की बात सुनती है। मैं आपसे सीधे सीधे समझना चाहता हूं, ये जो आंदोलन हुआ, जिन लोगों ने इस आंदोलन को जन्म दिया और इसमें अब जो ये चीजें चल रही हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं? और क्या ये जैसे दिल्ली में बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक नई पार्टी का उद्बोधन हुआ अन्ना हजारे आंदोलन से, तो क्या देहरादून में भी एक नई पार्टी खड़ी की जा रही है? मीनू जैन जी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो ये आंदोलन हुआ उसकी जो हिस्ट्री तो है आपने बता दी है कि किस तारीख के बाद से किस तरीके से आंदोलन हुआ और क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए और क्या उसका एंड हुआ। लेकिन एंड होने के बाद जो भी आंदोलन होता है उसकी विवेचना बहुत जरूरी होती है, एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए जो कि जिस वक्त हो रहे थे तो पूरा देश उद्वेलित था कि पता नहीं क्या क्रांति आ गई, और वो बाद में उनका जब एनालिसिस हुआ तो पता चला कि वो तो सब प्रायोजित थे, कहीं से स्पॉन्सर्ड थे, कोई एजेंडा के तहत हो रहे थे। जिस एजेंडा को वो लेके चल रहे थे वो एजेंडा वो नहीं था, एजेंडा कुछ और था। तो ये जो आपका आंदोलन है, ये देखिए मेनली तो आंदोलन तो था कि पेपर लीक को लेके ही था कि पेपर लीक हो गया। और जो आपने बताया भी कि यहाँ नौकरियों की इतनी दरकार है, यहाँ नौकरियों का जो मसला है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस मामले में बिहार के बराबर है यहाँ स्थिति कि प्राइवेट सेक्टर है नहीं इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट दे सके। गवर्नमेंट सेक्टर आ नहीं सकता, बहुत सारे कारण है। एक तो पर्वतीय राज्य है, दूसरा कि यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो सब तरह की इंडस्ट्री भी यहाँ नहीं लग सकती। तो इसलिए यहाँ पे सरकारी नौकरियां जो निकलती हैं उनका बहुत ज्यादा दारोमदार रहता है, बिहार की तरह ही। तो उसमें जो ये निकली अभी अधीनस्थ सेवा, इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड में तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो बहुत कम होती हैं नियुक्तियां या सिलेक्शन। मेनली तो ज्यादा जो जानते हैं सरकारी उपक्रमों को उसके हिसाब से
उसमें ज्यादा होती हैं। तो इंतजार करते हैं लोग क्या आएगा। लेकिन उत्तराखंड में कुछ ऐसा हो रहा है पिछले 6-7 सालों से कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। तो वो जो इस बार भी जो पेपर लीक हुआ उससे जो उद्वेलन हुआ, उससे देखिए मेरे हिसाब से ये सरकार के खिलाफ था, क्योंकि जब से ये सरकार आई है, आप भाजपा सरकार आप सेंटर में देख लीजिए या कहीं भी स्टेट्स में देख लीजिए जहां इनकी सरकारें हैं, ये परीक्षाएं या तो होने नहीं देते, होने देते हैं तो फिर उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, रिजल्ट डिक्लेयर भी हो गया तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाए तो कॉल लेटर नहीं आता है। मतलब धक्के खाते रहते हैं, उनकी उम्रें निकल जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अग्निवीर यहाँ पे जो इन्होंने योजना लागू की, अग्निपथ जिसको बोलते हैं ये, उसकी वजह से तो और ही यहाँ पे जिसको कहते हैं ना डर्थ, जो स्कैरसिटी हो गई नौकरियों की। अदरवाइज पहाड़ के युवकों का एक मेन टारगेट रहता था कि भाई हमें तो फौज में जाना है। अपने अपने स्तर पे, कोई चाहे निचले लेवल पे ना जाए फौज में, लेकिन कोई ऊपर नीचे, मतलब सभी लोगों को एक क्रेज है, एक कल्चर में यहाँ के शामिल है। और उत्तराखंड आप जानते भी हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ से जाते हैं, दूसरा नंबर तीसरा नंबर आता है उत्तराखंड का। तो यहाँ पे जब आपको नहीं मिला तो, और वो जो ये जो युवक आए उसको, तो शुरुआत में जैसा आपने बोला कि जेंजी लगा कि भाई क्योंकि नेपाल में भी हो रहा है जेंजी और लद्दाख में भी हुआ तो यहाँ पे भी जेंजी हो गया होगा, और यही कह के प्रचारित भी हुआ। लेकिन उसमें जो उसका नेतृत्व कर रहे थे वो एक राजनेता, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति थे, लेकिन वो व्यक्ति, उनका एक्टिविस्ट का इतिहास रहा है। उन्होंने ही इन आंदोलनों की नींव डाली, जो पेपर लीक के खिलाफ, भर्ती घोटालों के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने 4-5 साल बाद, वो 4-5 साल तक तो वो यही काम करते रहे बॉबी पवार, और उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक दल बना दिया, क्योंकि उनको सफलता बहुत मिली और मिलनी भी लाजमी थी सफलता, क्योंकि युवाओं की उस बेरोजगारी को, बेकारी को एड्रेस किया उन्होंने, और ये भर्ती घोटालों को। तो अब उन्होंने जो राजनीतिक दल बना लिया है, उसके अब वो व्यक्ति एक आंदोलन का नेतृत्व करे और 8 दिन तक वहां बैठा रहे, तो उसमें शक आना स्वाभाविक है कि इस व्यक्ति का क्या काम है यहाँ पे। जो बेरोजगार संघ के लोग हैं वो उसका नेतृत्व करें। बॉबी पवार सपोर्ट में जाना भी चाहते हैं तो चले जाएं, 1 घंटा 2 घंटा ज्यादा से ज्यादा बैठ के आ जाएं। बट बॉबी पवार वहां पूरे दिन रहे और उसके बाद जब मुख्यमंत्री भी मिलना है तो भी बॉबी पवार ही नेगोशिएट करें उनसे। तो उसमें सवाल पैदा होता है कि बॉबी पवार को यहाँ किस वजह से बॉबी पवार यहाँ बैठे रहे। तो उससे लगता है कि साफ, क्योंकि उन्होंने जो राजनीतिक दल अपना शुरू कर दिया है तो उसके लिए वहां पे इस आंदोलन की आड़ में वहां एक जमीन तैयार हो रही थी, और वो बाकायदा हो भी गई। जो मुख्यमंत्री आए अल्टीमेटली। अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी प्रायोजित था ये आंदोलन, और उसमें बॉबी पवार को करने दिया गया। जितने दिन आंदोलन चला उतने दिन बॉबी पवार का ग्राफ बढ़ता रहा पॉपुलैरिटी का, और अल्टीमेटली आज उत्तराखंड में यही शोर है कि बॉबी पवार जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद। और उसमें अब क्योंकि बॉबी पवार जो है खुद भी इलेक्शन लड़ेंगे, और उन्होंने जैसी अपनी मंशा जाहिर की कि 70 सीटों पे लड़ूंगा मैं, तो उससे पता चलता है कि ये आंदोलन जो है ये उनको मजबूती प्रदान करेगा। और हो सकता है कि इस आंदोलन की सफलता के बाद से और भी इस तरह के आंदोलन आपको करते हुए मिले। बॉबी पवार करें, बॉबी पवार आंदोलन करें, वेल एंड गुड, क्योंकि जनता के मुद्दों को राजनीतिक दल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। लेकिन उसको जेंजी या युवा आंदोलन या स्पॉन्टेनियस स्वतः स्फूर्त आंदोलन ना कहें, उसको ये कहें कि ये बॉबी पवार का आंदोलन है। तो आई थिंक सो वो एडमिसिबल है और वो एक्सेप्टेबल भी है। जी, मैं इसके सूत्रधार पर जाना चाहूंगा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं। एक डीडी हाट में रामलीला मंचन के तीसरे दिन सीता स्वयंवर के लिए धनुष युग का आयोजन किया गया, और उसमें एक हाकम प्रदेश से आया राजा हाकम का नाम जो है वो सबका ध्यान खींचता है। वो शिव धनुष, क्योंकि आपने तो रामलीला पढ़ी होगी, रामायण पढ़ी होगी, उसमें रामलीला में शिव धनुष तोड़ने का काम कई राजा करते हैं, पर आखिर में राजा राम ही जो हैं वो उसको तोड़ते हैं। ये रामायण में लिखा है। इसमें कहा जाता है कि धनुष तोड़ने की कोशिश के बीच राजा हाकम ने कहा कि भले वो धनुष नहीं तोड़ पा रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं के हर पेपर की सेटिंग वो कर सकते हैं। और एक नारे से गूंजता है, हाकम मेरा नाम, पेपर चोरी मेरा काम। मैं आपसे सीधे सीधे समझना चाहता हूं कि लंका में सब ठीक है, उत्तराखंड में पेपर क्यों लीक है? क्या है इसके पीछे की सारी कहानी? जी। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये भाजपा की सरकारें हैं उनका एक एजेंडा है, ये इनका एक
प्रोग्राम में शामिल है कि परीक्षाएं होने ही मत दो, क्योंकि परीक्षा में पास हुआ व्यक्ति नौकरी मांगेगा और नौकरी में आपको आरक्षण भी देना पड़ेगा, तो आरक्षित वर्ग के लोग भी आएंगे। तो इसलिए यह है कि किसी को भी ना आने दो और बाकी का अपने पिछले दरवाजे से नियुक्तियां उनकी करते रहो। लेटरल एंट्री का इन्होंने नया शगुफा निकाल रखा है, तो उसके जरिए अपनी जरूरत का काम ये कर लेते हैं और बाकी का नॉट फाउंड सुटेबल करके भी निकाल देते हैं और बाकी ये जो इनका हिस्सा होता है। रही बात हाकम सिंह की, तो ये हाकम सिंह जो है एक्चुअली तो इसके ये और बीजेपी की सरकार और हाकम सिंह का उदय लगभग साथ साथ होता है। और ये जो हाकम सिंह है ये पेपर लीक माफिया, भर्ती माफिया, मतलब आपको सरकारी नौकरी दिलाने वाला माफिया है ये व्यक्ति। आप इसकी हिस्ट्री सुनेंगे तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। हाकम सिंह ओरिजिनली एक उत्तरकाशी के मोरी गांव का रहने वाला था और एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर के घर में एक कुक का काम करता था उनके यहाँ। वहां से उसने जो उनके यहाँ लोग आते जाते रहते थे, बातें सुनता होता है ना कि नौकर तो होते हैं घर के कि घर जैसे ही बन जाते हैं, तो वहां से उसका ब्रेन था शार्प, उसने वहां से पिकअप किए थ्रेड्स और वहां से उसने नौकरी छोड़ के और आ गया। और उसके बाद उसने यही जो ये पेपर लीक करवा के और उससे पैसा कमाना शुरू किया। शुरू में तो 1500, 2000, 10,000, लाख, 2 लाख, 15 लाख, इस तरीके से उसका ग्राफ बढ़ता चला गया। और उसके बाद उसने पहले ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ा, अपने यहाँ ग्राम प्रधान बना, फिर उसके बाद वो जिला पंचायत का सदस्य बन गया और भाजपा भी ज्वाइन कर ली। और उसने मतलब बहुत बड़े स्तर पे ये पैसा जमा किया। 2022 के आसपास जो एक यहाँ पे ईसीआई ये ट्रिपल एससी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तब हाकम सिंह का नाम लाइट में आया कि ये हाकम सिंह है इसका माफिया का जो गिरोह है, क्योंकि ये माफिया गिरोह यूपी तक इसकी जड़ें फैली हुई थी। तो ये जो जब ये हुआ तो साइमल्टेनियसली जो बॉबी पवार अभी अपने इलाके में, जौनसार के इलाके में एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे थे, वो सडनली पिक्चर में आए और उन्होंने देहरादून के अंदर आके धरना प्रदर्शन किया। तो बहुत बड़ी तादाद में यूथ इनके साथ जुड़ा और बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त आंदोलन हुआ। हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया और ये भी पता चला कि मोडस ऑपरेंडाई क्या है और हो क्या है। इसी तरह उसने भर्ती परीक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में उठाते रहे। और हाकम सिंह जो है वो ये जो परीक्षा थी इसमें भी उस टाइम ये जो पेपर लीक हुआ वो इस टाइम बाहर था हाकम सिंह जेल से। तो लेकिन उसके बाद जब पेपर लीक होने के बाद उसको फिर से गिरफ्तार करके भेजा गया। आई डोंट नो उसका क्या फायदा था और क्या नहीं था, अगर आपका प्री प्लान है कि आपको करवाना ही है पेपर लीक। तो बॉबी पवार जो है, ये जो हाकम सिंह की कहानी तो जो आपने पूछी, तो ये है इस तरीके के पेपर लीक माफिया, मतलब यही राज्य के ही लोग हैं बिल्कुल, जो कि अपने राज्य के ही छात्रों का भविष्य दांव पे लगा रहे हैं। जी, मैं आपसे और चीजें पूछूं, इससे पहले दर्शकों से बता दूं कि शिक्षा घोटाला, पेपर घोटाला, खनन घोटाला, हैदराबाद की एक कंपनी है, उस कंपनी पे भी आरोप है कि बजाय लोकल कंपनीज को खनन का कॉन्ट्रैक्ट देने के हैदराबाद की कंपनी को दिया जाता है। इसमें शराब घोटाला भी है। इसके बावजूद ये सब लोग ईमानदार घोषित हो जाते हैं। उत्तराखंड आंदोलन से निकले लोग, आपको मैं बताऊं तो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा से पहले उत्तराखंड क्रांति दल था जिसने उत्तराखंड को बनाने की कवायद की थी। उनके समर्थक कहते हैं जितने नए दल बने हैं, स्वाभिमान दल, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा जिसका बॉबी पवार का आपने जिक्र किया, बेरोजगार मंच भी बॉबी पवार का है, उसके अलावा और कई सारे, वो केशव तलवार का केस हो, अंकिता भंडारी का केस हो, जितेंद्र सुसाइड का केस हो, रवि बदोला का केस हो, इन केसेस पे कोई आंदोलन नहीं खड़ा होता है। पेपर लीक पे आंदोलन खड़ा होता है और पुष्कर धामी सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर कर देते हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बॉबी पवार ने अपने अभिभाषण में, जब इस पे सीबीआई इंक्वायरी की बात हो गई, तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि देखिए मेरी पहुंच दिल्ली तक है, आप ऐसा मुझे हल्का वल्का मत समझिए, मैं दिल्ली तक जाके अपनी बात कह सकता हूं, जब यहां बोलता हूं दिल्ली में सुनाई देता है। तो क्या ये एक इशारा है कि अंतर्द्वंद पार्टी के बीच में चल रहा है? जो इस समय के सीएम हैं और जो पहले सीएम रहे हैं, उनका मैं जरा से क्लिप दिखा दूं और फिर आपसे इस पे जवाब लेना चाहूंगा। देखिए क्या कह रहे हैं वो। आपने मेरे को पहले भी सुना होगा, मैं एक बात कहता हूं, पूरे देश से कहता हूं कि उत्तराखंड वालों को राष्ट्रभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे जीन में है।
ये हमारे डीएनए में है। यहाँ राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण के प्रति प्रेम ये हमारे डीएनए में है, इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, जिस ढंग से उन्होंने मूवमेंट चलाया, पूरा आंदोलन चलाया, मैं समझता हूँ ये एक अपने आप में एक इतिहास है। ये भी सर ये क्रेडिबिलिटी देना इसको कि हमारे बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये आंदोलन जिस तरीके से चला, ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन इन्होंने ही चलवाया और इन्होंने ही उसका सलूशन निकाल के दे दिया। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जब ये आंदोलन चल रहा था तो शक तो यही जाहिर हुआ, क्योंकि जो ये पेपर लीक हुआ है ये इन्हीं की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत एमपी हैं इस वक्त, तो इन्हीं की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार के स्कूल से पेपर लीक हुआ, और वो स्कूल भी बीजेपी नेता का है और वही उसका प्रिंसिपल भी है। मतलब आप उसमें आश्चर्य की बात देखिए कि जो जिस दिन एग्जाम हुआ तो वहां पे जैमर्स लगा दिए जाते हैं ताकि सिग्नल बच्चे लोग को किसी भी तरीके का ना मिल पाए, कोई भी अगर चालाकी करे तो। उसमें 18 कमरे थे, उनमें से 15 कमरों में तो जैमर था, लेकिन 3 कमरों में नहीं था जैमर। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि एक ही पेपर एक ही जगह से हुआ, वहां उन 3 कमरों से भी कुछ खुराफात हुई होगी जो पकड़ में नहीं आई या फिर करवाई गई, क्योंकि 3 कमरों को छोड़ देना, हाउ इज इट पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ बहुत सख्ती के साथ ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं इस वक्त तो नकल के विरोध में कानून, तो वो हुआ। और बाद में एक और भी आई कि जिसके ऊपर वो लड़का बैठा हुआ था, जिस चेयर पे, उस रूम के अंदर जितनी भी चेयर्स थी, बाकी तो चेयर स्टूडेंट्स की ब्लैक थी, वो लड़का नीली चेयर के ऊपर बैठा हुआ था। तो ये तो सारी चीजें लगता है कि पूरा प्री प्लान था। और उसके बाद जो हंगामा खड़ा हुआ है, और वो एक देखने वाली चीज थी। इवन हरिद्वार से जब जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ उसके अगले ही दिन हरिद्वार के एक स्कूल से बस भर के स्टूडेंट्स को भेजा गया, 11-12 के स्टूडेंट्स थे, और वो उनको भेजा गया कि भाई जो पुष्कर धामी है वो एक उसको एड्रेस करेंगे, सॉरी एक प्रतियोगिता है और उसमें पुष्कर धामी जो है वो देंगे, आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो स्टूडेंट वो बच्चे, उन्होंने बैग लटका रखे, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई अपनी, और वो यहाँ एक जगह लाके उनको नारे लगवाए उनसे कि परीक्षाओं की ये बड़ी पारदर्शिता से हुआ है, पुष्कर धामी जिंदाबाद, सरकार जिंदाबाद, और ये करके तो सब हक्का बक्का रह गए कि, और बोले कि भाई यार इनकी यूनिफॉर्म तो बदलवा देते हैं आप, जो इन स्टूडेंट्स को लेके आए हैं आप। और वो पकड़े गए, जब वो लौट रहे थे तो ये जो यूथ था उन्होंने उनको पकड़ लिया। तो उससे पता चला कि हरिद्वार के ही स्कूल से और इस तरीके स्कूल के बच्चों को लाने की जरूरत क्या थी? मतलब आप किसको डिस्क्रेडिट करना चाह रहे थे? तो सारी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी तैयारियां थी कि इस तरीके से आंदोलन होगा, फिर स्टूडेंट्स कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, तो और फिर उसमें बाद में आके जो आपके जो सीबीआई की इंक्वायरी की बात है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्होंने एसआईटी की घोषणा की थी कि एक रिटायर्ड जज के, हाईकोर्ट जज के अध्यक्षता में एक एसआईटी बना दी जाएगी, बना भी दी थी उन्होंने, तो लेकिन मान नहीं रहे थे, इसमें बॉबी पवार नहीं माने। और ये जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है वो इसी बात पे अड़े हुए थे, और ये जो लेक्चर्स हैं, जो ये स्टेटमेंट्स हैं, वो उसी टाइम के हैं सारे। तो ये चीज भी एक नई चीज देखने में आई कि भाजपा की सरकार में दो सुर में बोल रहे हैं दो नेता, मतलब एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री। तो उससे पता चला कि अंदर चल रही है उठापटक, और ये उठापटक काफी समय से चल रही है, क्योंकि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है इनको बड़ी अनसेरेमोनियसली निकाला गया था अचानक से ही। मतलब रात में मुख्यमंत्री थे, सुबह को पता चला कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का इस्तीफा हो गया। लोगों को कारण समझ में नहीं आया कि क्यों निकाला गया। बाद में पता चला ऐसा कुछ ना कुछ तो कारण देते ही है कि ब्यूरोक्रेट्स के हवाले सरकार कर दी थी या जो भी कुछ कर दी थी। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने उसको भूले नहीं है कि मुझे कैसे निकाल दिया। और फिर धामी जो थे, जब ये हार गए अपना इलेक्शन 22 में, तो एक बार फिर उनका स्पार्क हुआ त्रिवेंद्र रावत को कि शायद मैं ही लिया जाऊंगा, क्योंकि चुन नहीं पा रहे थे ये मुख्यमंत्री, लेकिन नहीं मिला उनको रास्ता। तो अब क्योंकि 2027 के इलेक्शन की तैयारी है और जो धामी है उनको ये तो माना ही जा रहा है कि जबरन पिछले दरवाजे से लाए थे, अपनी सीट भी नहीं जीत पाए थे, ये भाजपा को भी पता है। तो अब और एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो ऐसा माना जा रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी जुगत लगा रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। और हो सकता है आपको ये खबर सुनाई भी दे कि अगले 2-4 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिया गया है, क्योंकि ये जो जिस तरीके की मुहिम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चलाई वो एक अप्रत्याशित थी। मतलब अनुशासन आप देखेंगे ना बीजेपी का कि कोई मजाल नहीं है, मतलब निकाल नहीं सकता, जो कुछ डिसीजन ऊपर से आ गया तो आ गया।
और उसके बाद इतना ही पे नहीं रुके त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद जब सीबीआई की इंक्वायरी अनाउंस हो गई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्रेडिट लिया कि मेरी वजह से हुआ है, और उनके समर्थकों ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी, उनको फूलों से लाद दिया, मालाओं से। मतलब मुझे यही समझ में नहीं आया यार, सरकार ने फैसला लिया और आप ही की सरकार है, तो आपको काहे का इतना अभिनंदन और इतना सेलिब्रेशन? आपका सीधा सीधा ये कहना है कि सरकार के एक पक्ष तो सत्तारूढ़ है और एक पक्ष है जो आंदोलनकारियों को उनकी विजय पर मिठाई भी बांट रहा है, फूल मालाएं भी पेश कर रहा है। तो ये आपने मुझे याद तो 2012, 14, 16 की उत्तराखंड की दिला दी, जहां एक तरफ विजय बहुगुणा थे, एक तरफ हरीश रावत थे। ऐसी चीजें जो थी कांग्रेस में हुआ करती थी, ऐसा लग रहा है भाजपा कांग्रेस में हो गई है उत्तराखंड में, इस तरीके की बातें। और एक बात आपसे और मैं इंपॉर्टेंट पूछना चाहूंगा, उत्तराखंड में एक सर्च होती है, एक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि उत्तराखंड के सीएम ने 5 साल में 1001 करोड़ रुपए खर्चा किया, जिसमें टीवी चैनलों को 402 करोड़, आउटडोर एड्स को 49 करोड़, बुकलेट्स पे 56 करोड़, डिजिटल मीडिया को 61 करोड़, फिल्मों पे 23 करोड़। 1001 करोड़ रुपया उत्तराखंड की सरकार सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे खर्च कर रही। और दूसरी तरफ उत्तराखंड में एसआईआर की मांग शुरू हो गई। मैं देख रहा था, घुसपैठियों की बात आ रही थी कि बांग्लादेशी घुसपैठी अब उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके हैं। आपके यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पहले से है। ये घुसपैठियों वाली बात पर और जिस तरीके से कांग्रेस के वोट काटकर अब यहां पे भी एसआईआर की बात हो रही है। बिहार में आपने देख लिया क्या हुआ, 8 करोड़ 19 लाख मतदाताओं को घटाकर 7 करोड़ 24 लाख कर दिया गया, और अब 21.5 लाख मतदाताओं को लाके वो लिस्ट 7 करोड़ 42 लाख कर दी गई, जिसमें 90 लाख मतदाता जो कि एसटी, एससी, ओबीसी, महिलाएं, मुसलमान, सबको निकाल दिया गया। क्या उत्तराखंड में भी यही करने की तैयारी है? मीनू जी। जी, सबसे पहले मैं विज्ञापन की बात कर दूं। उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य जिसके पास अपने तो कोई संसाधन है ही नहीं, इकोनॉमी के हिसाब से अनुत्पादक इकोनॉमी है, अनप्रोडक्टिव, और यहाँ से जीएसटी कलेक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं जाता है क्योंकि काम धंधे नहीं है, व्यापार उस तरीके का नहीं है, उस लेवल का नहीं है, तो वो उस तरीके से जाता नहीं है। तो उस राज्य का मुख्यमंत्री अपने सरकार के प्रचार प्रसार में 1000 करोड़ रुपया फूके, और ये उस राज्य की हालत है जहां पे शिक्षा की और स्वास्थ्य की इतनी बुरी हालत है कि पहाड़ों में महिलाओं को जो डिलीवरी होती है प्रेगनेंसी के बाद, बच्चा पैदा करने के लिए, उनको चारपाई के ऊपर लाद के नीचे लाया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अधिकतर केसेस में आते हैं ऐसे केस सुनने में कि रास्ते में ही किसी की कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है तो वो मृत्यु हो जाती है महिलाओं की। मतलब और सरकारी अस्पतालों के हाल देखिए और ऊपर पहाड़ों में जाके देखिए तो बिल्कुल दिवाला निकला हुआ है स्वास्थ्य सुविधाओं का। तो ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से स्प्लर्ज करे तो वो एक सोचने वाली बात है। आप देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य की कोई उपलब्धियां ऐसी कुछ खास है नहीं, लेकिन आप देखेंगे, आप पोर्टल्स में देखिए, न्यूज पोर्टल्स में जो आपके फोन में आप बीच बीच में उत्तराखंड के एड्स देखिए, कितने एड्स आते हैं, और यहाँ देखिए पटी पड़ी है दीवारें और होर्डिंग्स और सब, मतलब इतना प्रचार और कहते हैं ना कि वो जितना किया नहीं उससे ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो उसमें डेफिनेटली इतना पैसा खर्च होना है, और इनको वो जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब एक इसमें भी प्रचार में खर्च होता है कि बड़े हैंडसम मुख्यमंत्री। भाई अपने को हैंडसम से क्या लेना, और हैंडसम तो पहाड़ में तो बहुत होते हैं, हैंडसम एक से एक होते हैं। आप जो हॉलीवुड के उनको मात करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं आम आदमी। आपने बताया था वो राजा हाकम भी बहुत हैंडसम है जो पेपर लीक का काम कराता है। अच्छा, आपके पास अगर पिक्चर हो तो आप दिखाएंगे, उसकी एक टोपी लगा रखी उसने, बड़ी हिमाचली टोपी, और वो थंबनेल में डाल दूंगा सब लोग देखेंगे। जी हाँ जी। तो वो भी बड़ा हैंडसम है, और बहुत मिलते हैं। तो उसमें आप मुख्यमंत्री की काबिलियत हैंडसम होना नहीं होती है। मुख्यमंत्री क्या डिलीवर कर रहा है, उसकी डिलीवरी क्या है, वो हैंडसम होनी चाहिए। शक्ल हैंडसम से दुनिया को, पब्लिक को कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन क्योंकि इनके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो अगेन वो ही होता है कि जिसके पास कुछ कहने के लिए नहीं होता है या करने के लिए अचीवमेंट्स नहीं होते, वो ही इस तरह की सुपरफिशियल चीजों में लगते हैं। और ये देखिए धामी की क्या गलती है, मोदी सरकार से सीखा है उन्होंने, तो वहां से जो ऊपर से उनको ऑर्डर्स आते होंगे कि आप प्रचार इतना करिए कि उसकी चकाचौंध में अंधी हो जाए पब्लिक, तो वो इसका कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने एसआईआर की बात पूछी,
तो यहाँ तो सबसे पहले होगा SIR। यार आप उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ UCC लागू हुआ है, किसी राज्य में नहीं हुआ। और उस UCC को लागू करने का मकसद हिंदू समाज की भलाई नहीं है, उनका मेन मकसद मुस्लिम समाज को डिमीन करना, उनको नीचा दिखाना, उनकी मजाक बनाना, डेमोनाइज करना। जी जी हाँ। उनके आप देखेंगे जो आप अगर उसको पढ़ेंगे भी UCC के, तो उनके शुरुआती कुछ कई पन्ने तो केवल शादी और ब्याह और इनको ही डेडिकेटेड है, उसमें बाकी की तो बाद में बात हो रही है। तो उसमें और जो आप उत्तराखंड में जो जिस तरीके का एंटी मुस्लिम माहौल बनाया जा रहा है और बनाया है, पिछले दिनों आप देखेंगे कि बार बार खबरों में आता रहता है कि इतना ज्यादा कम्युनलाइज कर दिया है यहाँ के माहौल को। आपने यही सुना होगा उत्तराखंड से लव थूक जिहाद, लैंड जिहाद, और आपका ये मजार जिहाद, और अभी नकल जिहाद। इवन नकल को भी जिहाद का नाम दे दिया क्योंकि वो कोइंसिडेंटली वो लड़का मुस्लिम था जिसके फोन से वो पेपर लीक हुआ अभी 21 तारीख को। तो नकल जिहाद। इसमें एक बात मैं और ऐड कर दूं, LIU और इंटेलिजेंस के लोगों ने BL संतोष वहां पहुंचे थे, प्रभारी BJP के, उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो भाग गए। वो छात्र उनको पकड़ना चाह रहे थे, जो एग्जामिनीज हैं, वो बात करना चाह रहे थे उनसे कि नकल जिहाद का क्या मामला है। वो BL संतोष साहब निकल लिए पतली गली से, उनसे मिले ही नहीं। वो BL संतोष साहब मोदी उनको बता गए हो ना कि तुम नकल जिहाद का इसको एंगल दे दो। देखिए उसका मकसद क्या था, यहाँ भी आप देखेंगे ना सिनिस्टर डिजाइन आतमजीत जी। वो नकल जिहाद का क्यों दिया गया था कि नकल जिहाद का नाम लेंगे मुख्यमंत्री, और जो यूथ बैठा है वहां परेड ग्राउंड में धरना मचा रहा है, वो उठेगा और मुसलमानों के ऊपर टूट पड़ेगा कि अच्छा मुसलमानों ने करा है ये पेपर लीक, तो पता चला कि यहाँ दंगे छिड़ जाए। मकसद तो यही माना जाएगा ना, अदरवाइज क्या क्या कैसे कह सकते हैं आपकी नकल जिहाद के तौर पे हो रहा है। मतलब या तो ये कह दो कि 150 मुस्लिम लड़के पकड़े गए हैं, तो आप एक बार के लिए कह भी सकते हैं, वो भी मैं नहीं कहूंगी वो तो, लेकिन फिर भी आप क्योंकि आपका कम्युनल एजेंडा है, तो उनका मकसद था कि यहाँ से जो ये भीड़ है ये मुसलमानों के घरों पे, उनके काम धंधों पे, दुकानों पे उन पे टूट पड़े और मर गए। और उसमें आप देखेंगे वो जो लड़का है अभी तो उसका अपराध प्रूव नहीं हुआ है, कोई अदालत से उसको सजा नहीं मिली है, उससे पहले ही उसकी जो प्रॉपर्टी थी पारिवारिक उसको ऊपर बुलडोजर चला भी दिया गया। यहाँ पे बुलडोजर जस्टिस हो भी चुका है कि तुमने करा है, और इसके लिए और जब आपका कहना है सरकार ही पब्लिक लिंचिंग करा रही है, मुसलमानों पे दोष मढ़के SIR के जरिए उनके वोट के अधिकार को भी समाप्त करने की पूरा ग्राउंड वर्क चल रहा है, कि 2027 से पहले इलेक्शन कमीशन द्वारा इसका पूरा, जैसे बिहार में किया गया वैसे यहाँ भी विधिवत SC ST OBC और मुस्लिम समाज के लोगों के वोट को निरस्त कर दिया जाए ताकि उनकी आवाज ही बंद हो जाए। इसमें एक बात कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि अब समय हो चला है। जनरेशन Z इस्तेमाल कर रही है वोट चोरी का, आपने सुना होगा कांग्रेस का, तो जनरेशन Z कह रही है कि पेपर चोर गद्दी छोड़। मैंने ये नारे सुने वहां पर। जी शुरू यही लगे नारे मतलब शुरू में। कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़ वाला मामला था, वो उत्तराखंड में देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़ इन सब में भी गूंज रहा है, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि वोट चोरी की वजह से जो चोरी हो रही है, पेपर चोरी की वजह से जो चोरी हो रही है, वो आम आदमी की हकला तफी को परेशान कर रही है। इसलिए लोगों का अब गुस्सा जो है वो सड़क पे उतर आया है। भाजपा का नारा भाजपा के ऊपर ही दे मारा है, देश के गद्दारों को जूते मारो सारों को। ये बात जो है सुन के निकल आ रही है। और पब्लिक जनरेशन Z अगर खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि जनरेशन Z खड़ा हो, पर अगर जनरेशन Z सड़क पे आ जाएगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा और वो अपना परिवार नहीं बसा सकेगा, तो वो करेगा क्या, मरता क्या ना करता। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए मीनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू।